हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का पेपर 1 जो कि हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, इसके अंदर हम यूनिट 1 कर रहे थे जो कि आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, राइट। उसके अंदर हमने 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड वाले। लिक्विड क्रिस्टल आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक पूरा कंप्लीट आता है और साथ में इसके साथ इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर इसकी एप्लीकेशन बोल दी जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन आता है। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इसके टाइप कितने हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन डिस्कस हमने 2 कर लिए हैं, लास्ट हमारा पेंडिंग है। तो आप लास्ट वाले को हेडिंग डाल लीजिए। लास्ट आपका कोलेस्ट्रिक मेसोफेस, कोलेस्ट्रिक मेसोफेस, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख रही होगी। आपको इसी तरीके से क्या बनाने हैं, पहले ये 4 पैरेललोग्राम टाइप के बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करना बता रही हूँ आपको कि ड्रॉ कैसे करना है, राइट। इसके अंदर पहले ये पैरेललोग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक सीधी लाइन लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, वहाँ से हम इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये जा रही है और क्या फॉर्म बना रही है। हमें यही चीज़ इसके अंदर लिखनी होती है। तो ये देखो, इसके अंदर ये बताता है कि यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस प्लेन के अंदर वो इस तरीके से हैं। जैसा आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ ऐसे जा रही है, तो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी कि इस प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, राइट। इसके अंदर ऐसे जा रही है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से जा रहे थे। यहाँ इस तरीके से ये सीधा हो गया, तो यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से सीधे हैं। यहाँ समझ में आया कि नहीं आपको ये चीज़, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जो हमारा कोलेस्ट्रिक मेसोफेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है। देखो यहाँ से, देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको थोड़ा सा डार्क डार्क कर देती हूँ मैं, ये देखो, ये जो फॉर्म होती है ऐसे वाली, अपनी ऐसे वाली, ये किसकी फॉर्म होती है, थोड़ी हेलिक्स टाइप की नहीं होती, हेलिक्स टाइप की होती है ना। तो ये भी हमारी किस फॉर्म में हो रही है, एक हेलिकल फॉर्म में आ रहा है। यानी कि जब हमने हमारे इस पर जो मॉलिक्यूल्स के प्लेन के उसमें हमने जो ओरिएंटेशन थी मॉलिक्यूल की, वहाँ से इसके ऊपर से देखा तो हमें ये पता चला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में है। कैसा है आपका, ट्विस्ट हो रहे हैं सारे प्लेन किस फॉर्म के अंदर, हेलिक्स फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब एक बात तो आपकी यहाँ पे ये हो गई कि जब हम कोलेस्ट्रिक मेसोफेस लेके चलते हैं तो जो प्लेन्स जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो अपने आप को इस तरीके से ट्विस्ट करके रखते हैं कि वो कैसे दिखाता है, एक तरीके का हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपने जब कोई भी जैसे डीएनए वगैरह की उसमें करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसकी पिच कितनी है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जो वो होती है हमारी एक जो पूरा बाउंडेशन, इसमें एक पूरा वो होके एक हेलिक्स उसमें बना रहा है, तो उसकी जो पिच होगी आपकी वो कितनी होगी, 0.2 to 20 माइक्रोमीटर तक की होगी, ठीक है। इतना इसके बारे में हमने बता दिया कि भाई कोलेस्ट्रिक मेसोफेस इस तरीके से होता है, राइट। अब जैसे हमने वहाँ पे सीमेंटिक तो हमारा जैसे ठीक ही था, फिर भी हमने ये बताया कि कई कई जगह पे ऐसे होते हैं कि ये हमारे इस तरीके से पर्टिकुलर एक एंगल से, ये हमारा जैसे एक एक्सिस थी और लॉन्गर एक्सिस ऐसे जा रही थी, तो ये एक एंगल बना के चल रही थी, जैसे हमने इसको थीटा बोल दिया था। तो हमने कहा था कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड देके हम क्या कर सकते थे, इसको चेंज करवा सकते थे, ठीक है, और एंगल्स भी चेंज हो सकते थे। इसी तरीके से जब हमने निमेंटिक का केस लिया था तो निमेंटिक के केस के अंदर भी बच्चों हमने यही बताया था कि क्योंकि वहाँ पे जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो हमारे वो बन रहे थे फेसेस, उसमें वो हमारे इरेगुलर थे। बाकी तो पैरेलल तो जा रहे थे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉरस्पॉन्डिंग वो इरेगुलर शो कर रहा था। तो उसको मैंने क्या करा,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उसमें भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको इलेक्ट्रोड, 2 पैरेलल प्लेट जो आपकी इलेक्ट्रोड्स थी उसमें रखा, और इलेक्ट्रोड्स में रखने के बाद इलेक्ट्रोड्स की डायरेक्शन में भी कुछ हमारे पास आए थे मॉलिक्यूल्स, और इस इलेक्ट्रोड के पैरेलल में, परपेंडिकुलर में भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए थे, राइट। तो जो हमारे पैरेलल में थे उसको तो हमने प्लेनर बोल दिया था, और जो हमारे परपेंडिकुलर में थे उसको हमने हेमोट्रॉपिक बोल दिया था, है ना। तो यही हमने इसके अंदर अलाइनमेंट्स करके देखी थी। अब बात आती है कोलेस्ट्रिक मेसोफेज के अंदर। कोलेस्ट्रिक मेसोफेज के अंदर अगर मैं क्या करूँ, इसका टाइम जैसे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगा दूँ तो ये किस में आएगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये जो ओरिएंटेशन इसकी जारी थी मॉलिक्यूल्स की, ये चेंज हो जाएगी और इरेगुलर में थोड़ी थोड़ी किसकी जैसी हो जाएगी, निमेंटिक टाइप की हो जाएगी। इसका मतलब कि जब हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो जो हमारी पिच थी हेलिक्स की वो हमारी चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद वो जस्ट कैसे, जैसे अपना लिक्विड के उसमें फ्लो करता है, सीधा सीधा हो जाएगा, ये सारे सीधे हो जाएंगे, इस तरीके से टर्न नहीं दिखाएगा, सारे सीधे हो जाएंगे और वो फ्लूइड की तरह क्या करेगा, लिक्विड की तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो टाइप कौन सा होगा, आपका निमेंटिक टाइप होगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो कैसा रहेगा, आपका इरेगुलर रहेगा, आपके सिमेंटिक टाइप के जैसा नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। तो एक बारी इसी चीज को आप लिख लेते हैं ताकि फिर आगे चला जाए, राइट। तो इसको लिख लीजिए, स्टार्ट करिए, यहां से लिख देते हैं। इट हैज इट्स स्ट्रक्चर twisted about the helical axis lying perpendicular to the orientation of molecule। समझ में आया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप यहाँ से मॉलिक्यूल्स की परपेंडिकुलर ये जो लाइन है यहाँ से आप देखोगे तो ये कैसे दिख रही है, आपको हेलिकल फॉर्म के अंदर दिख रही है, ठीक है। और जब आप एक प्लेन से दूसरे प्लेन के ऊपर जा रहे हो, सपोज मैंने ये क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहा है और पर्टिकुलर कोई मैग्नीट्यूड ये तो रख ही रहा है जो मॉलिक्यूल्स का होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाते हैं, उसको वेक्टर के नाम से बोलते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये यहाँ पे जो आ रहा है कोई एल वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये कह दिया कि जब हम एक प्लेन से दूसरे प्लेन के ऊपर जा रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन जो डायरेक्ट कर रहा है, जो कि पर्टिकुलर किसी एंगल से इन मॉलिक्यूल्स के उससे बन रहा है, ठीक है। या आप हेलिक्स के उस पर देखना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, ये फिर चेंज है, ये फिर अपोजिट में आ गया, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है, तो कितने एंगल से वो टर्न भी हो रहा है ये चीज़ भी हमें पता चल रही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे in going from one plane to other plane, the vector L vector called the director turns through a एंगल, जिससे सपोज आपने कोई थीटा या फाई जो भी लिख लिया वो हो गया, ठीक है। और इसकी जो एंड होगी वहाँ से ही हमने ये ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, जो कि हमें एक हेलिक्स फॉर्म दे रही है, ठीक है। एंड इट्स एंड डिस्क्राइब ए हेलिक्स फॉर्म with a pitch of about 0.2 to 20 micrometer।
ठीक है। अब कई बच्चों के उसमें आ रहा होगा हम भूल गए कि पिच क्या होता है, तो बेटा इसके अंदर जो हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर पीरियड है, वन स्ट्रक्चर पीरियड इसका इतने उसका आ रहा है, उसको ही मैं नाम दे रही हूँ पिच। तो आप लिख लीजिए पिच इज इट्स स्ट्रक्चर पीरियड, पिच ऑफ हेलिक्स इज इट्स स्ट्रक्चर पीरियड। ठीक है, कि एक वो कितना उसमें जा रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर पीरियड जो है 1, फिर दोबारा रिपीट, वो कितने का होना चाहिए 0.2 to 20 माइक्रोमीटर तक का। समझ में आ गया आपको इतनी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो जो हमारे फ्लूइड होगा कोलेस्ट्रिक मेसोफेज का, जो इस पिच को दिखा रहा है, वो क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। और किस में चेंज होता है, आपका निमेटिक टाइप के अंदर चेंज हो जाता है। तो आपको अब वही लिखना है, क्या लिखोगे, एन एक्सटर्नल electric field applied to a cholesterol मेसोफेज लिख दो या लिक्विड लिख दो या फ्लूइड लिख दो, लिक्विड कैन चेंज द पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, और फिर हेलिक्स की पिच चेंज कर रहा है, तो पिच किस टाइप की चेंज हो गई, सीधी हो गई कि भी उसको कैसा उसमें कर रहा है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसको चेंज कर रहा है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे नेमेटिक टाइप के फ्लूइड है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड टर्न द हेलिक्स एक्सिस, उसकी एक्सिस को चेंज कर दिया। ठीक है, और फ्लूइड किस में चेंज हो गया आपका, निमेटिक टाइम में, एंड कन्वर्ट द फ्लूइड इनटू द निमेटिक टाइप ऑफ लिक्विड। समझ में आया कि ये आपका इस तरीके से इसके अंदर चेंज हो गया। अब ये देखो, अगर उसकी हेलिक्स की उसमें उसकी जो पिच है वो हमारी चेंज हो रही है, हमने ये देखा था यहाँ पे इसके भी बता रही थी कि ये जो अपना एंगल्स आते हैं ये अपने टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। एक चीज़ और इसके अंदर रह गई इसमें कि जो पीरियोडिसिटी है आपके स्ट्रक्चर की, वो किसके उसमें मतलब जो रिजल्ट उसमें आता है वो पूरा उसमें कि भाई कितनी उसमें आ रही है, कैसे उसको निकाल पा रहे हैं, तो वो हम ब्रैग्स रिफ्लेक्शन से निकाल पाते हैं। ठीक है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, ब्रैग्स का आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा शायद आपने, ये आएगा आगे, मैं बता दूंगी उस टाइम पे ही ये। ठीक है, अभी जस्ट इसके लिए इसके जो स्ट्रक्चर पीरियड आपने लिखा है इससे पहले लिख लीजिए, स्ट्रक्चर पीरियड्स के बाद लिखना, इससे पहले आपको इसके बाद लिखना है। ठीक है, तो ये क्योंकि जो इसका रिजल्ट आएगा कि कितना होता है कितना नहीं, वो किससे पता चल रहा है आपको, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए द पीरियोडिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर along the helical axis results in the Bragg's reflection of light at a wavelength equal to the pitch divided by refractive index of liquid crystal।
आप यूँ सोच रहे होगे कि ये अब कहाँ से आ गई लाइन, कि भाई क्योंकि मैंने इसको टेम्परेचर से डिपेंड करके बताया है। टेम्परेचर से डिपेंड कर रही हूँ, वो इसकी हेलिक्स की पिच को चेंज कर रहा है। हेलिक्स की पिच चेंज होएगी तो जो वेव्स, जो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन की उसमें जो वेवलेंथ आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज हो गई तो वेवलेंथ चेंज हो गई, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसका जो भी आपका लिक्विड का कलर था वो चेंज हो गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए ब्रैग्स रिफ्लेक्शन का, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर इसके उस पे आपका ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के उसमें जो चेंज आ रहा है उस पे उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो यानी कि उस लिक्विड का कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब हम इसको किसी ऐसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें थर्मोमीटर, जैसे आपने कोई भी ले जा रखा तो मतलब वहाँ टेम्परेचर हमें वैसे देखना ना पड़े, जस्ट कलर से पता चल जाए कि भाई कितना कितना हो गया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी क्या होगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और आपको कलर भी वहाँ पे अलग अलग उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे दिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लिखवाया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका रिजल्ट उसमें है, आपका ब्रैग्स रिफ्लेक्शन से पता चलता है, ठीक है। और ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के उसमें आपका फॉर्मूला होता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो इससे जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको एक थर्मोमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई ना ये चीज़ आपको, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। लिखिए, as the pitch of helix sharply change with change of temperature, the wavelength of wave experiencing Braggs reflection and the Braggs reflection and the current and the color of liquid crystal varying accordingly। यानी कि जब वो पिच चेंज होती जाती है तो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के उसमें जो हमारी वेवलेंथ है वेव की, वो भी हमारी चेंज होती जाती है और हमारा जो कलर है वो भी क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गया, ठीक है। इसी वजह से हम इसको वॉचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कलर जो क्लॉक्स वगैरह होती है वहाँ पे भी, माइक्रो कैलकुलेटर्स में भी, टेलीविज़न्स में भी, एलसीडी में भी, इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे क्या बोलते हैं थर्मोमीटर है वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन तो आप बोल सकते हो थर्मोमीटर में, मेन तो बोल सकते हो थर्मोमीटर में इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, राइट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्या एप्लीकेशन आती है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या आ सकती है भाई, एक तो मेन तो इसकी क्या हो गई, आप इसको एलसीडी के अंदर दिखा सकते हो, ठीक है। कि जो कलर्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके वेवलेंथ के उस पर जो वो आ रही है उससे हम उसको दिखा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई आपकी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर, एलसीडी के अंदर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई, जहाँ ये मोस्टली यूज़ हो रहा है, the most common application of liquid crystal
टेक्नोलॉजी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि हम बात कर रहे हैं LCD के बारे में, ठीक है, कि LCD के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आएगी इसकी, मैंने अभी बताया था आपको कि इसका टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कलर क्या करता है, ये अलग अलग दिखा देता है। इसका मतलब ये किसके अंदर यूज़ हो रहा है, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डाल के लिखिए कि लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर में भी ये यूज़ हो रहा है। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। अब आपसे पूछे कि कैसे, बताओ ज़रा, तो आप ये कहोगे कि जो लिक्विड क्रिस्टल है उसमें जो लाइट है आपकी, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे थी, वो पहले उसके पिच के इक्वल थी। अब क्योंकि आप उसके पिच को ही, हेलिक्स के पिच को टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है कि जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर वो चेंज हो जाएगी वेवलेंथ, तो जो हमारा कलर हमें रिफ्लेक्ट कर रहा था वो तो वेवलेंथ की वजह से तो आ रहा था, और वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगी, उसके पिच के इक्वल होती है। टेम्परेचर की वजह से पिच चेंज हो रही है, तो वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज, और वेवलेंथ से ही तो हम कलर पता करते हैं, इसका मतलब कलर क्या हो गया, वहाँ से चेंज हो गया। तो आप यही लिखोगे, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल रिफ्लेक्ट देखो ये लाइट जो है वो हमारी रिफ्लेक्ट करती है विद द वेवलेंथ इक्वल टू पिच, ठीक है। और जो पिच है वो अपने टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने पीछे ही देखा था कि जो टेम्परेचर अगर वो चेंज करते हैं तो हमारी पिच क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड as the pitch is dependent upon temperature, so the color reflected also depends upon टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर ये हो गया। तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक थर्मोमीटर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। थर्ड इसकी होगी एप्लीकेशन ऑप्टिकल इमेजिंग। ऑप्टिकल इमेजिंग की उस पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऑप्टिकल इमेजिंग के अंदर क्या है कि लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करके, सपोज आपने कोई क्या कर रखा है, फोटो कंडक्टर ले रखा है, ठीक है। तो फोटो कंडक्टर्स की लेयर्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, लिक्विड क्रिस्टल को प्लेस कर रहे हो, और वहाँ पे कोई भी चीज़ की जो इमेज है वो प्रोड्यूस करवा रहे हो वहाँ पे। तो इस तरीके की आप उसको क्या कह सकते हो, ऑप्टिकल इमेजिंग बोल सकते हो। तो आप इसके अंदर क्या करते हो, क्योंकि फोटो कंडक्टर आपने यूज़ कर रखा है ना, ऑप्टिकल यानी कि लाइट से संबंधित कोई चीज़ है, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई लाइट वगैरह प्लेस कर रहे हो, तो उसके अंदर हम उसके बीच में क्या यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके उसमें एक और इसकी वो है, इसके एडवांटेजेस फॉर्म में भी बोल सकते हो। एडवांटेजेस फॉर्म में क्या बोल सकते हो कि ये कम पावर कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम लेस पावर, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस इसकी ये हो गई है कि यहाँ पे जैसे जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर रेंज बिल्कुल कम होगी तो वहाँ तो ये कोई कलर ही शो नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो आपका लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।